अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टसरवाम साथ मैं हफ्ज़ुल यूपी। नाज़रीन, बजट की आमद है। जून के दूसरे हफ्ते में मतवक्को किया जा रहा है कि बजट आएगा। बजट कैसा होगा, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, नए टैक्सेस लगेंगे या नहीं लगेंगे, और असल जो टैक्सेस हैं जो पहले ऑलरेडी लोग अदा कर रहे हैं उनमें क्या मसाइल हैं, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इफ्तिखार शब्बीर साहब। आप साबिक सदर हैं डाउ टैक्स बार के और चेयरमैन हैं आल पाकिस्तान टैक्स फोरम के। उनके साथ मौजूद हैं राजा हसन अख्तर साहब। आप सदर हैं लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के और मेंबर हैं फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उनके साथ मौजूद हैं आशिक अली राना साहब। आप साबिक नायब सदर हैं लाहौर टैक्स बार के। जी इफ्तिखार शब्बीर साहब, आपने रिपोर्ट देखी, क्योंकि बजट तो आना ही है, लेकिन इस दफ़ा जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं वो कह रहे हैं नए टैक्सेस नहीं लगेंगे, साहब का जो टैक्सेस हैं उन पे ही निसार किया जाएगा। आप समझते हैं जो पीछे बजट आया था वो जो जितने भी टैक्सेस लगे थे उनमें कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जिनको ख़त्म करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो एक तो कोविड की वजह से बिज़नेस के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो मेरी जो प्रपोज़ल है वो तो यही है कि इसमें कोई रिलैक्सेशन दी जाए, फर्दर कोई टैक्सेस ना लगाए जाएं। और सबसे अहम बात जो है, जो हमेशा मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूँ कि सेल्स टैक्स रेट को रिड्यूस किया जाए। ठीक है। ये बहुत हाई रेट है 17%, इसको कम से कम 10% पे ले आएँ ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। उससे जो ये महंगाई का तूफ़ान है वो भी ज़ाहिर है कम होगा, प्राइस रिड्यूस हो जाएंगी चीज़ों की। एक तो ये बड़ी अहम चीज़ है। उसके अलावा जो है ना वो ज़ीरो रेटेड के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा जी। फ़िलहाल 5 मेजर्स हैं जो हमारी ज़ीरो रेटेड हैं, जिसमें टेक्सटाइल शामिल है, सर्जिकल गुड्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, लेदर है। इस तरह अब मैं चाह रहा हूँ कि एक प्रपोजल ये है कि इसको ब्रॉड किया जाए। 3-4 और ऐसे शोबे हैं जिनको जो हुआ है फार्मास्यूटिकल को उसमें ले लिया जाए, इंजीनियरिंग है उसको ले लिया जाए, राइस एक्सपोर्ट है उसको ले लिया जाए। इस तरह करके इसको ब्रॉड किया जाए ताकि लोगों को कोई रिलैक्सेशन मिले, कोई बेनिफिट मिले। ठीक है। और ये जो सेल टैक्स के कौन कौन सा ऐसे सेक्शन है जिनको ख़त्म करने की ज़रूरत है? सेल्स टैक्स के सेक्शन ऐसे सच तो ख़त्म करने की तो किसी को ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। एक तो ये जो सेल्स टैक्स ऑडिट है उसकी वजह से बड़ी हरासमेंट होती है। अब एक आदमी का केस आपने आज सिलेक्ट इस साल कर लिया, नेक्स्ट ईयर उसको फिर सिलेक्ट कर लेंगे, तो इसमें कोई रिलैक्सेशन देनी चाहिए कि उसमें एक साल का इस साल जिसका ऑडिट में सिलेक्ट हुआ उसको कम से कम 2 या 3 साल की रिलैक्सेशन हो कि 3 साल उसका केस ऑडिट में सिलेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन अब ऐसे नहीं हो रहा। अब हर साल भी ऑडिट में केस सिलेक्ट हो रहे हैं। कि ये ज़्यादा इख्तियारात अफसरान को मिल गए इस वजह से है, या ये भी बेल्टिंग के ज़रिए? सेल्स टैक्स का ऑडिट तो वैसे ही कर लेते हैं। राजा हसन अख्तर साहब, क्योंकि आप ताजिर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, चैम्बर से आपका ताल्लुक़ है, ताजिर बरादरी कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जिनसे सबसे ज़्यादा खौफज़दा होती है? जिस तरह CNAC की शर्त आ गई थी, आपकी ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज बन गई थी, या जिस तरह अब मैन्युफैक्चर के लिए आई, वो आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है? मैं ये समझता हूँ जी कि ताजर हमारा ट्रेडर, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट, उसके अंदर एक सबसे पहली जो चीज़ है जो मैं समझता हूँ बड़ी ज़रूरी है उसको ख़त्म किया जाना, वो है उनके अंदर बैठा हुआ है खौफ। ताजरों के अंदर और सनतकारों के अंदर जो एक खौफ बैठा हुआ है, उस खौफ का दूर किया जाना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि ये खौफ सिर्फ ऑडिट का ही होता है, जो ऑडिट में सबसे ज़्यादा खौफ ये ऑडिट का ही है ना? ऑडिट का ही होता है, ऑडिट का होता है। और इसमें ये होता है कि जब उनकी टीम आती है तो बड़ा उनका बिहेवियर जो है वो बड़ा एक गलत होता है। ऐसा बंदा, ऐसी इंडस्ट्री, ऐसा ट्रेड जो आपको कुछ ना कुछ दे रहा है, उसको आप इस तरह अगर आप आके उसके साथ बिहेव करेंगे तो फिर वो लोग जो टैक्स नेटवर्क में नहीं हैं वो अपने आप को फिर रिलैक्स फील करते हैं कि यार हमारी तो ऐसी सुबकी नहीं हुई, बेइज्जती नहीं हुई, जिस तरह एक ऐसा बंदा जो ऑलरेडी टैक्स नेटवर्क में है उसके साथ जो कुछ हुआ है, हम तो उससे फिर बचे हुए हैं, हम फ़ायदे में हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनका ही हौसला अफजाई होनी चाहिए। जो लोग वैसे जो अपने रिटर्न गोशवारा भरते हैं लोग, अगर वो ही दुरुस्त कर लिया जाए, अपने एसेट्स उसमें सही डिक्लेयर कर दिए जाएं, तो फिर तो खौफ नहीं है, ना छापे का खौफ है, ना ऑडिट का खौफ है। फिर भी मैं कई जगहों पे कई वाक़यात ऐसे हुए हैं कि टैक्स रिटर्न भी उनकी ठीक है, उन्होंने वो टैक्सेस भी ठीक दे रहे हैं, इसके बावजूद आके उनके कंप्यूटर, उनके लैपटॉप। खौफ ये है, मैं टैक्स अदा कर रहा हूँ, मेरा साथ वाला टैक्स अदा नहीं कर रहा, वो खुश है और मैं टैक्स दे के ना खुश हूँ, ये सबसे ज़्यादा ये भी एक फैक्टर है। हाँ, ये भी भाई वो बंदा वो बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, बड़ी गाड़ियाँ, उसका बिजनेस ज़्यादा है, वो टैक्स दे नहीं रहा, उसको किसी छापे नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है, कोई बुलवाई नहीं है, किसी डिपार्टमेंट बुलाया जाता,
और मैं टैक्स अदा करने के बावजूद बार बार डिपार्टमेंट के चक्कर लगाता हूँ। सबसे ज़्यादा अलमिया ये है, अलमिया ये क्योंकि है। बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहता है, वो धक्के नहीं खाना चाहता कहीं भी। आशिक भाई साहब लाहौर टैक्स बार के नायब सदर रहे हैं, फेस करते रहे हैं। पाकिस्तान टैक्स बार का जो प्री बजट हुआ है उसमें भी आपने शमूलियत की है, आप क्या समझते हैं? जी रवि साहब, बहुत शुक्रिया। आपका ये प्रोग्राम बड़े अच्छे वक्त पे हो रहा है। बजट सेकंड वीक में आने वाला है जून की। तो मैं समझता हूँ कुछ गुजारिशात हैं जो हमने पाकिस्तान टैक्स बार और लाहौर टैक्स बार के फोरम से ये FBI तक जो पहुँचाई हैं। तो हर साल कोई ना कोई हमारी जो अमेंडमेंट्स होती हैं, बार्स की जो काविशें होती हैं, उस पर वो गौर करता है FBR। तो मैं समझता हूँ इस दफ़ा भी जो हमने उनको सिफारिशात दी हैं, जो हमें सजेशंस दी हैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए, वो उस पर भी उम्मीद है वो गौर करेंगे। इसमें सर ये होता है कि जो इन्होंने एक जैसे इफ्तार शबीर साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं फॉर्मर लाहौर टैक्स बार के, इन्होंने फरमाया कि सेल्स टैक्स का रेट है वो बड़ा हाई है। जी जी, सिंगल उसको डिजिट स्टैंडर्ड सिंगल डिजिट नहीं चले, उसको 12-13% पे बिफोर 15% आना चाहिए, ताकि लोग इंडायरेक्ट टैक्स के बारे में लोग बहुत हाइफ है। जितने आप देख लें कि लोग फेक एंड फ्लाइंग इन्वाइसेस करते हैं या टैक्स बचाते वैसे हैं। FBR का जो मैंने मेम्बरान से भी सुना है, जी जी जो सेल टैक्स का मामला है, वो कहते हैं जो नेट टैक्स है ना, वो सब कुछ दे के हम सब कुछ 4-5% हमें उसमें नेट मिलता है। तो इसका मतलब है वो 4-5% ही कर लिया जाए तो वो दूसरे जो इनपुट की एडजस्टमेंट की सूरत में जो वापस चले जाते हैं वो ना जाएं। सर, उसमें ये होता है कि इनको अपनी कॉस्ट में प्रॉफिट नहीं मिलता, उनको मजबूरन कोई ऐसा काम करना पड़ता है जो इलीगल वेज में जाते हैं। ठीक है। इसी तरह जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो क्या करता है कि वो ना ही सेल टैक्स देता है, ना ही वो इनकम टैक्स देता है, ना ही उसे 161 का कोई नोटिस आता है, ना ही उसका केस ऑडिट में आता है, ना ही किसी लॉयर के पास जाता है। तो मैं समझता हूँ जो हमारा एक स्लोगन था ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, जिस पे FBR ने बेशुमार इसमें यूनिट बनाए हैं, इसमें उन्होंने अथॉरिटी बनाई BDB की, उसमें कोई काम नहीं हुआ। ठीक है। वो जो जितना भी उनका सेटअप था वो सारा गैर फाल है। इस वक्त की ज़रूरत है कि बजाय एग्जिस्टिंग टैक्स पे बोझ डालें, इनको चाहिए कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ जाएं। जैसे चेयरमैन साहब ने फरमाया है कि बिजनेसमैन के अंदर फियर है, वो ये समझता है कि मैं दूंगा तो मेरा पकड़ा जाएगा, साथ से मेरा बिजनेस डिक्लेयर होगा तो मुझे प्रॉब्लम में आएगी। ये फ्रेंडली पॉलिसीज़ जो हैं ये अपनानी चाहिए। FBR की पॉलिसीज़ में शामिल है कि बिजनेसमैन को हम फ्रेंडली पॉलिसीज़ देंगे, उनको ऐसा एटमॉस्फेयर देंगे जिसमें वो खुशी फील करेगा टैक्स देते हुए। तो हमें चाहिए कि ऐसा एक सिस्टम लेकर आएँ। आशिक भाई, पहले जिस तरह सर्कल जोन होते थे पहले, जी जी अब्दुल्ला यूसुफ के दौर में भी जिस तरह टैक्स बेस बढ़ती गई, गोशवारे बढ़ते गए, अब भी 29 लाख तक अब भी गोशवारे इस वक्त भी जा चुके हैं, जबकि हरासमेंट का और खौफ का जो अब सबसे ज़्यादा दौर जा रहा है वो खौफ है डिपार्टमेंट का। इसके बावजूद भी 29 लाख गोशवारे हैं। जी जी उसमें टैक्स कितने लोग अदा करते हैं, कितने अदा नहीं करते, ये अलहदा मैटर है। जब ये जून और सर्कल थे तब सेल्फ असेसमेंट स्कीम थी, ठीक है। लोग उसमें गोशवारे देते थे, उसमें इतना खौफो खरास नहीं था, आपका बैंक अकाउंट अटैच नहीं होता था, आपके पैसे आपको एक्स पार्टी ऑर्डर करके नहीं निकलवाए जाते थे, ठीक है। आपको अरेस्ट नहीं किया जाता था। अब जो है मामला और है। अब आप देखें कि लोगों ने कितने रिटर्न्स रेवेन्यू पोटेंशियल रिटर्न्स आई हैं, मैक्सिमम रिटर्न्स बिलो टैक्स लिमिट होंगी या नहीं होंगी। आशिक साहब, वैसे आशिक साहब टैक्स लोग खुश होकर तो कोई भी नहीं ना देता जी। टैक्स। इसका जो फ़लसफ़ा वो तो ये है, टैक्स वो लेगा नहीं, मैंने देना है, क्योंकि उसने लेना है। टैक्स तो प्याज को नहीं देता, उसने टैक्स लेना है, डिपार्टमेंट ने नहीं, हुकूमत ने टैक्स लेना है। जहाँ टैक्स लिया जाता है वहाँ बिहेवियर भी, हालात भी वैसे पैदा किए जाते हैं ना। इसीलिए टैक्स निज़ाम को कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए किया गया ताकि लोग खौफ की वजह से, उनको पता ऑडिट में आ गए या किसी में आ गए तो गिरफ्तारी भी हो सकती है, मुझे पेनल्टीज़ भी भुगतनी पड़ी जा सकती हैं, दूसरे मामला तो हो सकते हैं, इसीलिए वो इसमें नेट में आते हैं। क्योंकि साहब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे आवाम के लिए टैक्स कल्चर को फ़रोग दिया जाता है, ठीक है। उनको एजुकेट किया जाता है, इसके बेनिफिट्स बताए जाते हैं, ना कि जो बंदा टैक्स नेट में आए और साथ ही आप उसमें कोई ऐसी तलवार लटका दें जिससे वो भाग जाए, और उसे देखने वाले 2-4 दोस्त और जो बिजनेसमैन लोग होंगे वो भी कहेंगे भाई तुम्हारे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने भी रिटर्न नहीं फाइल करनी। इफ्तिखार शबीर साहब, जिस तरह आशिक साहब ने अभी कहा टैक्स कल्चर को फ़रोग देना चाहिए था, कि 74 साल में हम टैक्स कल्चर को अभी तक फ़रोग नहीं दे सके, या हम टैक्स कल्चर को फ़रोग देते हैं, लोग इसमें आना नहीं चाहते। मसाइल असल में है क्या, लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जी इफ्तिखार शबीर साहब, कल्चर को जो फ़रोग हमने देना चाहिए था, हुकूमत को देना है कल्चर को फ़रोग, या डिपार्टमेंट ने देना है, या आवाम ने देना है? ये जिम्मेदारी किसकी है? ज़ाहिर है ये FBR की ज़िम्मेवारी है, हुकूमत की ज़िम्मेवारी है, अवाम की तो नहीं है। अवाम को तो इतना खौफज़दा पहले ही कर दिया गया कि वो इसमें क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें ये है कि इसको कल्चर को बेहतर बनाया जा सकता है, इसको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाई जाए। ये जो ऑडिट का असल चीज़ जो इसमें है ना, जिसकी वजह से लोग खौफज़दा हैं, वो ऑडिट है। जो ये जो फ्रीक्वेंटली ऑडिट होता है, हर साल बैलेटिंग भी होती है, उसके अलावा वैसे भी केसेस सेलेक्ट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से लोग खौफज़दा हैं। लेकिन एहतसाब के बाद शफाफियत आती है। इफ्तिखार शबीर साहब, अगर ऑडिट हो, वाकई ऑडिट करने वाले हों, फिर तो कोई भी खौफज़दा नहीं है। असल में तो ऑडिट यहाँ एक इनकम टैक्स का ऑफिसर सेल टैक्स की रिपोर्ट नहीं बना सकता, तो फिर वो ऑडिट बेचारे ने सुने क्या करना है, लेकिन वो तरबियत नहीं दी जाती ऑडिट की। लोग खुश हो के ऑडिट अपना करवाते हैं कि नहीं? अपनी फर्मों को करवाते हैं, अपनी कंपनियों को करवाते हैं, इसलिए करवाते हैं ताकि हमें शफाफियत हमारे उसमें फर्म में आए। हमारा अलमिया ये है क्योंकि यहाँ रिश्वत का बाज़ार गर्म हो जाता है। जिसका केस ऑडिट में आ गया तो वो समझो पुल सराते मुस्तकीम पे उसको खड़ा कर दिया गया। बिल्कुल, असल में खौफ तो ये है ना। बिल्कुल खौफ ये है। अच्छा इफ्तिखार शबीर साहब, जिस तरह मैंने आपसे कहा था, ये कल्चर को फ़रोग देने के लिए जिस हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, FBR हर 6 साल बाद 5 साल बाद उसको कभी IRS आ गया, कभी दूसरा कोई सॉफ्टवेयर आ गया, वो अरबों के हिसाब से उसमें पैसे लगाए जाते हैं। और जब उसको लोग यूज़ करना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं, फिर उसको बदल दिया जाता है। आप क्या समझते हैं, इनमें जितना खर्चा हुकूमत का ज़ाया होता है, पैसा ज़ाया होता है, इसको बचा के उसको कल्चर को फ़रोग नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल दिया जा सकता है। ये तो हमारा बहुत बड़ा अलमिया है। पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 था, उसे चेंज करके ये 2001 का ऑर्डिनेंस लाया गया। तो ये भी अलमिया, वो अच्छा भला एक सिस्टम चल रहा था, लोगों को समझने में टाइम लगता है। इसी तरह आप अगर किसी सिस्टम को चेंज करते हैं, उस पर ज़ाहिर है लागत भी आती है और उसको समझने में भी लोगों को टाइम लगता है। मेरा तो ख्याल है कि उसको कंटिन्यू करना चाहिए और उसी सिस्टम को अपग्रेड कर देना चाहिए। राजा साहब, आपके चैम्बर्स में जितनी सहूलियात दी जाती हैं मेंबर को, जो मेंबर बनते हैं, उनकी सालाना कितनी फ़ीस होती है? 2000-4000 जितनी भी होती है, वो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन उसके मुतबादल वहाँ पे EOBI, सोशल सिक्योरिटी, CNSE की सहूलत, नादरा की सहूलत, वो तकरीबन तमाम सहूलियात एक चैम्बर में मुहैया की जाती है एक मेंबर के लिए, ताकि परेशानी ना हो। क्या जिसको हम टैक्स अदा करते हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है अपने टैक्स पेयर के लिए क्या क्या सहूलत देनी चाहिए? देखिए, यही तो मैं एक चीज़ आपसे पहले भी मैं डिस्कस किया मैंने कि लोगों के अंदर आप खौफ को दूर करें और लोगों को जब आप रिस्पेक्ट देनी शुरू करेंगे, उनको फैसिलिटेट करना शुरू करेंगे। आप जब आप अपने टैक्स पेयर को वो उसके टैक्स के बदले में, जो वो टैक्स दे रहा है, उसके बदले में आप उसको मसलन एयरपोर्ट पे कुछ उसको फैसिलिटेट कर दें, किसी डिपार्टमेंट के अंदर उसको फैसिलिटेट कर दें। जैसा कोरोना आया था, सबसे पहले हुकूमत को ऐलान करना चाहिए था जो जितने भी टैक्स पेयर हैं सबसे पहले उनको वैक्सीनेशन दी जाएगी। अच्छा, अगर आप और कुछ ना करें, जी और कुछ ना करें, सिर्फ टैक्स पेयर को प्रॉपर रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें, तो मैं ये समझता हूँ जिस तरह इफ्तिखार साहब ने कहा है कि ये टैक्स नेटवर्क जो है ना, वो खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। लोग अपने आप को टैक्स एज ए टैक्स पेयर एक ऑनर फील करेंगे अपनी, और ये बड़ी बाइज्जत एक चीज़ है कि आप इस मुल्क को टैक्स दे रहे हैं। लेकिन अगर रिस्पेक्ट तो देते हैं, देखो ना, किसी का नहीं रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अगर नॉन फाइलर है उसका डबल टैक्स करता है बैंकों में, कहीं भी चला जाए, बिलों में, हर चीज़ में, और जो टैक्स पेयर है उसका हाफ टैक्स कटौती होती है। ये इज्जत ही तो है। नहीं, ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये एक बड़ी मामूली सी बात है, लेकिन इसके मुकाबले में जो इंसल्ट होती है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। इफ्तिखार शबीर साहब, जिस तरह राज साहब कहते हैं इज़्ज़त की, अगर इस दौर में हम देखा जाए, जिस तरह 4 लाख की उसने शर्त है भाई वो टैक्स नेट में आएगा, मेरा इस दौर में तो कोई ऐसा मजदूर भी नहीं है जिसकी सालाना इनकम 4 लाख से कम हो। बिल्कुल ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसको भी ना स्लैब को चेंज करना की ज़रूरत है। ये नहीं कि ये 100 साल से एक ही स्लैब रेट चल रहा है तो वही चलता रहे, इसको बढ़ाना चाहिए। कम से कम इसको 8 लाख पे ले जाएं, और जो सैलरी केसेस हैं वो अब 6 लाख पे हैं तो उसको 10 लाख पे ले जाएं। कोई इंसेंटिव तो देना लोगों को। और उसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर आप स्लैब रेट से आगे स्लैब बढ़ा भी देते हैं तो उसमें ये ड्रॉबैक है कि आपने रिटर्न फिर भी फाइल करनी है, उनको ऑटोमेटिकली फिर ख़त्म कर दें उन एंटियंस को। एक बंदा अपने रिटर्न गोशवारा देना शुरू कर दे, वो हुकूमत से कितना एक्सपेक्ट कर सकता है मुझे
रिफंड की सूरत में, क्योंकि एक बंदा उस क्राइटेरिया में नहीं आता है, बिलों पे भी, यूटिलिटी बिलों पे भी कर रहा है, मोबाइल पे भी कर रहा है, वो कितना टैक्स अपना रिफंड कर सकता है हुकूमत से? रिफंड मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या रिफंड से क्या मुराद है आपकी? मैं एक रिटर्न देता हूँ, मेरा इतना टैक्स नहीं बनता जितना मेरा अदा हो जाता है, वो रिफंड हुकूमत को देना पड़ता है ना वापस। नहीं, उसमें ये है कि अब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है तो वो तो मिनिमम टैक्स है, वो तो आपका अगर सपोज 7500 भी कटा हुआ है तो मिनिमम टैक्स में आ जाएगा, वो तो आपका ख़त्म हो जाएगा, उसमें तो आपको रिफंड है ही नहीं। बैंकों से ट्रांजैक्शन करता हूँ, वो दूसरे करता हूँ, मुझे कितना फ़ायदा हो सकता है? बैंकों की ट्रांजैक्शन में तो आपका सेक्शन 231A जो है कैश विड्रॉल, वो भी फाइलर के लिए ख़त्म हो गया है, उसमें सेक्शन 236P रह जाता है बैंकों की ट्रांजैक्शन का, वो जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है वो आपका रिफंडेबल हो जाएगा। फाइलर को नॉन फाइलर का मुवाजना करें, उसको क्या बेनिफिट है, उसको क्या बेनिफिट है? फाइलर का तो बेनिफिट जाहिर है कि टैक्स के जो जितने भी टैक्सेस हैं उसका रेट हाफ होता है, आप बैंक प्रॉफिट पे ले लें, फाइलर का अगर 15% है, नॉन फाइलर का 30% है। इसी तरह हर जगह आप गाड़ी के टोकन्स पे देख लें, वो भी डबल रेट है, अगर फाइलर का 2500 है, नॉन फाइलर का 5000 है, तो फाइलर को बेनिफिट ही है ना। ये बेनिफिट है ना, बेनिफिट बिल्कुल है। टैक्स उसने वैसे ही कट जाए ना, जो आम रूटीन में लोग कटवाते हैं डबल टैक्स, अगर वो साल में अपना हिसाब करें तो वो कितना बचा सकते हैं अपना आप को? उसमें बचाने के हवाले से मेरा जो यहाँ तक पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि विद होल्डिंग टैक्स जो है ना, विद होल्डिंग टैक्स काफ़ी चीज़ों पे ज़रूरत है कि उनको ख़त्म कर दिया जाए। जैसे इन्होंने अब सेक्शन 231A कैश विड्रॉल पे फाइलर के लिए ख़त्म कर दिया है, इस तरह मुख्तलिफ और भी सेक्शंस हैं जिन पे वो ख़त्म कर देना चाहिए। आशिक साहब, जिस तरह इफ्तिखार शबीर साहब कह रहे थे, स्लैब को बढ़ाना चाहिए 4 लाख से 6 लाख, 6 से वो 8 लाख पे या 10 लाख पे करना चाहिए। आप क्या समझते हैं ये लोग अगर वाकई रिटर्न देना शुरू कर दें तो एक उसका कितना फ़ायदा हो सकता है, उस बंदे का कितना पैसे बचा सकता है बैंकों की सूरत में, विद होल्डिंग की सूरत में, और हुकूमत इतनी रिटर्न्स या डिपार्टमेंट वो उनका सिस्टम कबूल कर सकता है? जी बिल्कुल जी, सिस्टम हमारा जो IRS है वो तो इतना नहीं कबूल कर सकता। जो अभी एग्जिस्टिंग जो टैक्स पेयर्स हैं 2.9 मिलियन है, जब रिटर्न्स की लास्ट डेट होती है सिस्टम ऐसे ही चौक हो जाता है, बिल्कुल स्लो हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि IRS की बजाय इनको सिस्टम को ऐसा लगाना चाहिए जिससे सिस्टम हमारा नेट वर्किंग बढ़े और इस पर लोड ना हो। आपका सवाल तो यही है ना? जी जी। दूसरा मेरा जो इफ्तिखार शबीर साहब ने फरमाया कि टैक्स रेट स्लैब को बढ़ना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि उनकी बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। टैक्स रेट की स्लैब को जो है वो कम से कम 1 मिलियन में होना चाहिए। लास्ट गवर्नमेंट ने तो उसको 1.2 मिलियन में कर दिया था। वो तो इसलिए कि जाते जाते बजट दे गए थे आशिक जी, साहब, जी। वो तो दे गए तो आने वाली हुकूमत के लिए चैलेंज साबित होगा। हाँ, उन्होंने फिर वापस 4 लाख पे ले आए, तो फिर अब 6 लाख किया है। तो बात ये है कि इसको वैसे भी अगर उसका हम मुआवजा करें तो वो तो 1000 जिसका टैक्स बनता था अब वो 30,000 बन रहा है। अब 30,000 बनता है। वो तो बनता है कि वो चंद दिन के लिए था, जो बजट पेश किया था वो तो बहुत खतरनाक था। फ्रेंडली पॉलिसीज तो जी जी, फ्रेंडली पॉलिसी दे के गए। हाँ जी, वोट के लिए नहीं, वोट के लिए कर गए, कैसे भी करके। बहरहाल तो ये चीज़ें हैं कि देखिए कोई भी मुल्क जो है वो बगैर रेवेन्यू के नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। हम इस मुल्क की जो है एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हम यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, रिंग रोड यूज़ कर रहे हैं, मोटरवेज यूज़ कर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट ने अवाम के पैसों से इस्तेमाल कर रहे हैं। वैक्सीनेशन जितनी भी हो रही है जी जी, लाखों की सूरत में, ये हुकूमत की तरफ से हो रही है, ये टैक्स का पैसा ही ना लोगों को जो रिटर्न हो रहा है। माजरत से हम तो अभी फ्री में मंगवा रहे हैं, डोनेट में हमें हो रही है। उसके अलावा भी हम जो अखराजात कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स पे हो रहे हैं, अपना ऑक्सीजन पे हो रहे हैं। ये मुख्तलिफ जो हमारे अखराजात मुल्कों के तो होते हैं, गवर्नमेंट्स करती हैं। तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हमने टैक्स पे करना है। इसमें क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वाकई जो शौकत तरीन साहब इस दफ़ा कह रहे हैं कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, उसी टैक्स पे रहेंगे, हदफ को बढ़ाया जाएगा, आप क्या समझते हो, वाकई ऐसा होगा? जी, मुझे उम्मीद तो है। शौकत तरीन साहब जो है वो बड़े एक जो है वो बड़े बाशऊर आदमी हैं और समझते हैं फिनांस को। तो मैं समझता हूँ इस दफ़ा वो टैक्स ज़्यादा नहीं लगाएंगे। रेट्स उन्होंने वैसे भी उन्होंने IMF को 2 टोक जवाब दे दिया है कि हम जो है इस दफ़ा बजट को इंक्रीज़ नहीं कर रहे, ना टैक्स लोगों में बोझ डाल रहे हैं, ना ही हम अपने जो यूटिलिटीज़ के पेट्रोलियम जो लेवीज़ हैं, टैक्सेस जो है वो हम नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, हमने जो भी लोग एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनसे उसी रेट्स पे या उससे कम जो है, क्योंकि ये साल भी एक जो पेंडेमिक है कोविड है 19 वो भी इस साल भी है। तो मैं समझता हूँ बिजनेसमैन ताजरों की जो रेशोज़ जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उस वक्त नहीं बढ़ा। कुछ सेक्टर हैं जिन्होंने इस दौर के अंदर बहुत कमाया। ठीक है, जो बिजनेस सेक्टर है अल्टीमेटली उनके अखराजात ऐसे ही हैं, लेकिन बेरोज़गारी बढ़ी है। इस अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो बिजनेसमैनों के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हुए हैं।
तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इस दफ़ा हमारी भी सजेशन ये है कि टैक्स रेट को ना बढ़ाएं, रैशनलाइज रखें और टैक्स रेट को अगर हो सके तो सिंगल डिजिट में लेकर आएँ, और जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं उनको टैक्स नेट में लेकर आएँ, और जो टैक्स नेट में आएँ। आशिक भाई, जो कोविड की सूरत में पहले हुकूमत ने कुछ सरा सूद ताजरों के लिए, टैक्स पेयर के लिए ऐलानात भी किए और दिए भी गए, लोगों को पैसे भी दिए गए कर्ज की सूरत में। इन हालात में अब भी कोविड रहा है, कभी कारोबार बंद, कभी खुलते हैं 6 बजे खुलते हैं, शाम को बंद, ताजिर बरादरी के मसाइल तो पैदा हैं। इनको इन सूरत में क्या रियायत दे सकती है हुकूमत? आप क्या समझते हैं? शौकत तरीन साहब हैं, वो बैंक के बंदे हैं, बैंकिंग को बेहतर जानते हैं। जो बिजनेसमैन जिनके कर्जे लिए हुए हैं उनको 2-3 माह के शरह सूद ही ख़त्म कर दी जाए तो ये भी बहुत बड़ा वो कहें रिलीफ होगा बिजनेस बरादरी के लिए, जो शरह सूद हर माह उनकी जो अदा हो रही है। जी देखिए जी, लास्ट ईयर जो है प्राइम मिनिस्टर जो पैकेज था उसमें शरह सूद कम की गई, और उसमें सास प्रोग्राम के तहत बिजनेसमैन को कर्जे भी दिए गए। कईयों को नहीं मिलते, उनकी रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं, प्रोसीजर्स हैं, कोई मुश्किलात रहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा जो मुल्क है डेवलपिंग कंट्रीज़ है, इसमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ इस मुल्क इस पोजीशन में नहीं है कि वो दे सके। ठीक है। आप ये अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारे मुल्क में कोविड की उस तरह वबा नहीं फैली जैसे हमारे दूसरे ममालिक में, हमसाया ममालिक में जैसे हो रहा है। भारत में हमारा तो लॉकडाउन के दौरान भी काम होते रहे जी जी। हैं, और हमारा लॉकडाउन सिर्फ एक दफ़ा हुआ है लास्ट टाइम, वो जी जी। 3 मंथ जो है। अभी भी आप देख लें कि लॉकडाउन नहीं हुआ, ईद हॉलीडेज थी, उसके बाद काम हुआ। तो मैं समझता हूँ अल्लाह का खास करम है इस मुल्क के अंदर, खास इनायत है हम पे, तो हमारा थोड़ा बहुत काम हो रहा है। बाकी जो बिजनेसमैन लोगों को जो मुश्किलात हैं वो है, देखिए बजट कभी भी अवाम दोस्त नहीं होता, टैक्स उसमें टैक्स लगता है, अवाम को वो मुश्किल लगती है जो जिसमें इंसान को पे करना होता है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को पे करें, इससे अवाम में बोझ ना डले, ठीक है। रिलीफ दें, अवाम रिलीफ दे, टैक्स भी अदा करे। देखिए टैक्स हर बंदा अदा करता है, चाहे वो होटलिंग करता है, चाहे बिजली का बिल पे करता है, चाहे वो मोबाइल का बिल पे करता है, चाहे वो टेलीफोन का बिल पे करता है। वो तो महकमे को ज़्यादा फायदा है, जो नॉन फाइलर है वो अब रिटर्न फाइल ना करे तो महकमे तो ज़्यादा फायदा है, उसको डबल टैक्स विद होल्डिंग की सूरत में आ रहा है। तो यही मैंने कहा था कि टैक्स जो है कल्चर को फ़रोग दें, ताकि जो हम हर बंदा टैक्स दे रहा है, रिटर्न देना टैक्स देना नहीं है। रिटर्न चाहे हमारे 2.9 मिलियन 3.9 मिलियन हो जाए, हमने देखना है कौन से गोशवारे में कितना टैक्स आ रहा है, रेवेन्यू क्या आ रहा है। वैसे आशिक साहब, जब कोई फ्लड आता है, कोई मुसीबत आती है, नागहानी आफत आती है मुल्क में, तो हुकूमत कोई ना कोई टैक्स लगा देती है। उस सूरत में आपको डैम बनाना हो या दूसरे कोई ऐसे मसाइल पैदा हो जाए। अब जिसने इस्लामी ममालिक में, फ़लस्तीन में हो रहा है, सबके सामने कितने मुजालम ढाए जा रहे हैं, ऐसी सूरत में कोई ऐसा टैक्स उनकी इमदाद की जा सकती है दूसरे ममालिक, इस्लामी ममालिक? अगर तो हमारे मुल्क में अल्लाह ना करे ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो हम रिलीफ पैकेज के तहत वो फंड यहाँ पे बिजनेसमैन लोग देते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे जो आपका सवाल है वो ये है कि इंटरनेशनली हमारी जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, 57 कंट्रीज़ हमारी जो पड़ोस ममालिक में इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनको चाहिए मुल्की लेवल पर उनकी इमदाद करें, सही है। मुल्की लेवल पर प्रोटेस्ट करें। हाली करारदाद पास करने से इस्लामती कौंसल से मसला हल नहीं होता, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन करनी है, इन्फोर्स करना ज़रूरी है। हमें मुल्कों को इकट्ठा होना ज़रूरी है। देखिए तुर्की है, सऊदीया है, पाकिस्तान है, यही स्टेप ले रहे हैं, बाकी इस्लामी मुल्क तो नहीं उसमें उठ रहे। तो मैं समझता हूँ जो उनके पड़ोस मुल्क हैं, लेबनान है, शाम है, उन मुल्क का काम है कि वो उनको जवाब दें, मुँह तोड़ जवाब दें। इस्लामी ममालिक को भी ऐसा कोई बैंक तश्कील देना चाहिए जिसमें इस्लामी ममालिक अगर कोई किसी मुल्क पे आफत आती है, मुसीबत आती है, उसकी इमदाद के साथ उसके साथ खड़ा होने के लिए कोई शराइत हो, जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में होता है। आलमी जो ताकतें हैं वो इसी तरह आगे गई हैं ना। अब इस वक्त की ज़रूरत है, जो अब दौर है इसमें हमें तमाम इस्लामी मुल्कों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, यकजहती होने की। हमें अपने दीन इस्लाम और हमारा जो भी अपना बुजुर्गान दीन है, जो हमारे में हमें पैगंबरों से इस्लाम मिला है, उसकी हिफाजत करने के लिए हमें तमाम मुल्कों को यकजा होना ज़रूरी था। अच्छा आशिक भाई, हाँ, ब्रेक से जाने से पहले मैं थोड़ा सा एक सवाल आपकी तरफ छोड़ रहा हूँ। DNFBP जो इन्होंने पीछे बनाया, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट बनाया, अब एग्जाम्पशन भी कुछ ख़त्म किए हैं, इनको आप किस तरह देखते हैं? लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं। थोड़ा सा ब्रेक से बाद नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी आशिक साहब। जी यूबी साहब, हमने जो हमारी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन है, ये लो टैक्स बार एसोसिएशन है, जी जी। हमने इस फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहे हैं इसमें हमने प्रोटेस्ट भी किया है, हमने एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की है और हमने इसको कंडेम किया है। इवन कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में भी हमने इसको ईद हॉलीडेज़ में भी जो प्रोटेस्ट किया था। सर दूसरा आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, ये जो इन्होंने एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट बना दिया है DNFBP, इसमें इन्होंने वकला
जो जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं और जूलर्स और जितने स्टेट एडवाइज़र हैं, उनको इस पे वो लेके आ रहे हैं कि उन पे एक उनको बगैर मुआवजे के एक एजेंट बना दिया है कि आपके पास जो क्लाइंट आए, आपने उनकी इन्फॉर्मेशन हमें देनी है, बंदा सच्चा कि झूठा है। जी जी, वो किस तरह कर सकते हैं? एक बिजनेसमैन है, उसके पास जो क्लाइंट आता है वो किस तरह उसको पूछ सकता है भाई आपका ये मनी ब्लैक है या वाइट है, आप कहाँ से लेके आए, कहाँ से कमा के ले? वो तो अपना कारोबार बंद कर अपने देगा। आप को हम रजिस्टर्ड कराएं और आप जवाब दें कि आपने हमें बताना है। दूसरा ये है कि अभी इसके रूल्स भी नहीं आए। जी जी, अभी तक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है इन्होंने इसका डायरेक्टरेट तो बना दिया है, लेकिन अभी लोगों को बात है कि उसको लोगों को एजुकेट करें, लोगों को पहले बताएं। आवाम के अंदर जैसे बताया गया है कि फियर को ख़त्म करना है। बिजनेसमैन को जब आप फियर डाल देंगे कि भाई ये आपने जो टैक्स नेट में नहीं आएगा उसको हरासमेंट कर लेंगे, उसको गिरफ्तार कर लेंगे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हम ये कर लेंगे। जबकि हमारे पास इनकम टैक्स लॉ बना हुआ है, सेल टैक्स एक्ट भी बना हुआ है। इनकम टैक्स में है कि अगर उसके बाद अनएक्सपेक्टेड इनकम है, 111 का सेक्शन आप लगाएं, उसको टैक्स लगाएं। सही है। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में अगर आपका पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अब्रॉड जा रहे हैं, जी जी, अगर पैसा आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, आप उसके बारे में पूछे भी पैसा बाहर क्यों जा रहा है, जी जी, या बाहर से पैसे आ रहे हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल करें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया है इसमें काफ़ी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। इस पर भी हमने ऑलरेडी सजेशन दी हुई उनको, तो मैं उम्मीद है कि उसमें वो कुछ अमल दरामद अच्छा, एक होगा। लोगों का मुतालबा है कि मिनिमम टैक्स का खात्मा किया जाए, 65B को बहाल किया जाए। आप समझते हैं ये ऐसा होना चाहिए? जी देखिए जी, मिनिमम टैक्स जो है 113 जो है, इसकी जो स्लैब है वो 10 मिलियन बहुत कम है। हम तो चाहते हैं इसकी 100 मिलियन तक हो, क्योंकि देखिए 10 मिलियन के बजट में आप लोगों से 1.5% टैक्स ले रहे हैं, जी जी, तो विच एवर इज़ हायर। तो मैं समझता हूँ कि 10 मिलियन तो कुछ भी नहीं है एक बिजनेसमैन के लिए। मेरे साथ बैठे हुए हैं जो सब 10 मिलियन साल का अगर रेवेन्यू हो तो आपने 1.5% में टैक्स देना है, वो लाखों में टैक्स बन जाता है। तो मैं समझता हूँ इसकी जो रेशो है इसको इतनी बढ़ाना वो चाहिए। बचत नहीं करता बिजनेसमैन जितना उसका टैक्स बन जाता जी है। जी, और जो हमारे जो ऐसे टैक्सेस हैं, जैसे हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या गाड़ी परचेज करते हैं, मैं समझता हूँ इन पे जो टैक्स है इनकी रेशो बढ़ा दें और इसको कर दें फाइनल डिस्चार्ज टैक्स, ठीक है, तो लोग ज़्यादा खुशी से वो टैक्स पे करेंगे। एक बंदा 1% टैक्स एट द ट्रांसफर और रजिस्ट्री कराता है, एक बंदा गाड़ी परचेज करता है 1% टैक्स अदा करता है, और बाद में वो इनकम का भी बताता है कि इसके पैसे कहाँ से आए। तो अगर आपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना है तो ऐसे टैक्सेस लगाएं जिससे आवाम ये समझे कि मैंने जो टैक्स पे जिस कर तरह दिया। एग्जाम्पशन ख़त्म किए हैं, शौकत तरीन साहब कह रहे हैं जो IT सेक्टर है इसमें 65% नमू की शरह है, अगर इस पर वर्क किया जाए तो यही 100% हो सकती है। दूसरी तरफ आप उनको एग्जाम्पशन ख़त्म करके तो उनको परेशान भी कर दिया, फिर किस तरह शरह नमू किस तरह बढ़ेगी उनकी? देखिए सर, जो एग्जाम्पशन ऑलरेडी 6 शेड्यूल में सेल टैक्स एक्ट में है, वो एग्जाम्पशन हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में, वो ख़त्म नहीं हो सकती। वो है, देखिए फार्मास्यूटिकल्स हैं या कोई ऐसे मिनरल्स चीज़ें हैं, आप उस पर सेल टैक्स नहीं लगा सकते, वो आपको वो कॉस्ट बियर नहीं कोई कर सकता। अल्टीमेटली वो सारा इफेक्ट एंड वो कहते हैं ये शोभा गेम चेंजर है, लेकिन वो उस पर शराइत भी उतनी सख्त लागू कर दी गई है कोई शोभा तरक्की भी ना करे। कोई नौजवान तबका है सबसे ज़्यादा जो उससे ताल्लुक़ रखता है। जी, अगर इस बजट में अगर टैक्स लगाएंगे तो वो सारा बोझ आवाम पे पड़ेगा। आवाम इस हालत में नहीं है कि वो मज़ीद महंगाई को बर्दाश्त कर सके। इस वक्त महंगाई की शरह पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमने लास्ट टाइम बजट बनाया था 5000 बिलियन का, उसको हमने रिड्यूस करके 3.7 बिलियन में आए थे। तो मैं समझता हूँ हमें इस दफ़ा अपने बजट की जो है जो लिमिट है वो कम रखनी चाहिए पहले ही, ताकि आवाम पे इतना बोझ ना डालें। आवाम टैक्सेस से बोझ से, देखिए टैक्सेस बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है, ठीक है, तो इस वक्त जो मुतहम्मिल नहीं हो सकता मुल्क महंगाई का। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि वफाकी गवर्नमेंट की भी यही सोच है, तो इसको बजट में ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आएंगे जिसमें महंगाई ना बढ़े, आवाम पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। राजा हसन अख्तर साहब, महंगाई का तूफान तो वाकई बरपा है पूरी, क्योंकि आवाम को आज तक इस हुकूमत से कोई रिलीफ तो ख़ास तौर पे देखने को नहीं मिला कि महंगाई के अलावा। और वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी कोशिश की महंगाई को कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो भी तकरीबन कोशिश में ही रहे और आज तक कोशिशें भी जारी हैं। जिस तरह आशिक साहब कह रहे हैं टैक्स लगाने से, रेट बढ़ाने से वो महंगाई का तूफान फिर आवाम पे पड़ता है। आप क्या समझते हैं, उम्मीद है आपको इस बजट में हुकूमत वाकई को रिलीफ दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि जी हुकूमत को रिलीफ दे पाएगी। ऑलरेडी पाकिस्तान जिस इकनॉमिक क्राइसिस से गुज़र रहा है और ऑलरेडी जितने टैक्सेस हमने अपने आवाम पे लगाए हुए हैं और जितना टैक्सों का बोझ है आम एक कंज्यूमर पर, उसको आप मज़ीद क्या रिलीफ देंगे? हुकूमत कम अज़ कम
उस रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है। नए वज़ीर ख़जाना आए हैं, उनकी कोशिश ठीक है, उनकी नीयत भी ठीक हो सकती है, लेकिन वो कितना कुछ करेंगे। तो सर साहब, जिस तरह बिजली की कीमतें हर माह बढ़ाती जाती हैं, पेट्रोल की, ये एक साल के लिए एक सतह पर रह सकती हैं? मुमकिन है एक दफ़ा बजट पेश किया जाए पूरे साल में, फिर दोबारा पहले तो मनी बजट ना आए? हाँ, पहले तो ऐसा होता रहा है ना। ये मिनी बजट जो है, ये इसकी रवायत भी कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये अभी कोई 8-10 साल पहले ये सिलसिला शुरू हुआ था। उससे पहले जो है वो मिनी बजट जो है वो नहीं आता था। साल में एक बजट आया, उसी बजट में सारा साल गुजरता था, जून तक वो सारा उस सिलसिला होता था। लेकिन अब आके ये जब से हमने ये शार्ट बजट बनाने शुरू किए हैं, तो तभी से तो हम क्राइसिस में इन्वॉल्व हुए हैं। वैसे ये आम आदमी पे ये जो मिनी बजट आते हैं, इनकी वजह से वो बेचारा क्राइसिस का शिकार होता है और वो बेचारा पिसता है। राय साहब, हुकूमत के दो पार्टनर हैं, टैक्स बार्स और चैम्बर्स, जो टैक्स बेस को बढ़ाने में और टैक्स अहदाफ को पूरा करने में सबसे मुअव्वन साबितगार होते हैं हुकूमत के लिए। और दोनों का अट्रैक्शन है जो हुकूमत के साथ होती है। जो भी वज़रा होते हैं कॉमर्स के, इंडस्ट्री के, वो चैम्बर्स में भी, टैक्स बार्स में भी, वज़ीर भी रेवेन्यू से मुतल्लिका, वो इनसे राब्ते में रहते हैं। इसके बावजूद जो आपकी अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाते हुकूमत तक, ये मामला हमारे सीधे किए जाएँ? देखें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और टैक्स बार जो है हमारा, एक तो हमारा दोनों का जो कोऑर्डिनेशन लेवल है वो कमज़ोरी कहाँ पे है? कमज़ोरी हमारा इतना नहीं है। टैक्स बार के साथ हमारा, वकला के साथ इंडिविजुअली तो हमारा राब्ता है, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का टैक्स बार के साथ कोई ऐसा देखने में नहीं आया। वो देते हैं चैम्बर्स, ये दोनों मिल बैठ के कोई ऐसी प्रपोजल बनाएं जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि इकट्ठे होने से ये ताजर अपने मसाइल को जानता है, टैक्स वाल जो टैक्स जो कंसल्टेंट है वो कानून को जानता है। इस कानून को ख़त्म किया जाए, इसको कम किया जाए, इसको ये कम अगर किया बॉन्ड बन जाए तो ये बड़ा इफ़ेक्टिव होगा और एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा गवर्नमेंट तक भी और दूसरी दुनिया तक भी बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट क्योंकि ताजर जाएगा। बिरादरी को पता नहीं है तो हुकूमत से रिलीफ कौन सा लेना है, अच्छा, कौन सा टैक्स हमने कम करवाना है, कौन सा सेक्शन को खत्म करवाना है। ताजर बरादरी के अंदर इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। वो बहुत कई लोगों की तो बिल्कुल वो बेचारे अंगूठा छाप हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और टैक्स बार का आपस में कोई ऐसा, क्योंकि चैम्बर म्यूचुअल लीगल अंडरस्टैंडिंग हो जाए एडवाइजर तो रखते हैं, उनकी, वकील तो रखते हैं ना। अगर यही टैक्स बार के अटैचमेंट की जाए, लीगल एडवाइज़र इनके बनाए जाए, उनके टैक्स बार से मुतल्लिका हर दफ़ा के बजट के हवाले से, और प्रपोजल जो इंसेंटिव लेना है हुकूमत से, जो रिलीफ लेना है, जिस सेक्शन को ख़त्म करवाना है। क्योंकि ज़ुबानी कलामी तो वज़रा ऐलान कर देते हैं ये ख़त्म कर दिया, लेकिन कानूनी तौर पे तो वो चीज़ वहाँ पे ही रहती है, वो उसी जगह पे रहती है। तो उसके लिए बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से टैक्स बार को आगे आना चाहिए। तो टैक्स बार तभी आगे आएगी जब टैक्स बार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, कोई MOU साइन किया होगा, या कोई आपस में मिल बैठ के इन्होंने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि हम दोनों मिल के एक दूसरे का दस्तोबाजू बनेंगे और दोनों मिल के हम पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर करेंगे, बेहतर करने की पोजीशन में है। वैसा इलेक्शन जीतने के लिए एक पार्टी कितना खर्चा करती है चैम्बर में, और उस मेम्बरान से डोर टू डोर जाके एक वोटर से मिलती भी है, क्योंकि मैंने अब इलेक्शन जीतना है तो मैंने वो कैंपेन भी मुकम्मल करनी है सिर्फ अपनी जीत के लिए। कभी टैक्स बेस के लिए इस मुल्क के लिए भी चैम्बर ने वही किरदार अदा किया है, डोर टू डोर जाके कोई उनके मसाइल हल के हवाले से, हुकूमत को टैक्स देने के हवाले से कभी कोई काम किया हो? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने आज वैसे करते हैं अपने तौर पे हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वो अपना एक रोल प्ले ज़रूर करता है। लेकिन ज़ाहिर है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उसकी जो अप्रोच है वो इतनी ज़्यादा अप्रोच नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। उनका बड़ा एक लिमिटेड रोल है, वो लिमिटेड रोल अपना प्ले ज़रूर करते हैं। और जहाँ तक आपका वो कि इलेक्शन पे कितना ख़र्चा होता है, इलेक्शन पे जो है वो करोड़ों लगाते हैं। ज़ाहिर है उसके लिए जब आप मैदान में निकलते हैं तो अगर इंडिविजुअली अगर आप पर कैंडिडेट अगर 8-9 लाख रुपए आप ले रहे हैं, तो फिर जब मैदान में आप उतर आते हैं तो फिर वो ख़र्चा जो है वो कहीं का कहीं चला जाता है। तो ये तो होता है, हर साल इलेक्शन होता है, उस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अगर यही कोशिश हमारे अपने मुल्क के लिए की जाए, हाँ जी, अब इस कौम के लिए की जाए, जिससे ये मुल्क, इसका मुस्तकबिल रोशन है, तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, कौम भी तरक्की करेगी, उसको भी सहूलत मिलेंगी। इसके हवाले से
कोई प्रपोजल हुकूमत को देना, हम इस तरह उसको कर सकते हैं बेहतर। नहीं, हुकूमत को प्रपोजल क्या देनी है, हम अपनी ज़ात से ये काम शुरू करते हैं कि हमारा जो ग्रुप है मसलन लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट का, मैं एज ए प्रेसिडेंट आपको एश्योर करता हूँ कि हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ जो बरसर इक़्तिदार ग्रुप है उसके साथ मिल बैठने को तैयार हैं। मिल बैठ के कोई भी इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क के लिए, इस निज़ाम की बेहतरी के लिए, इस निज़ाम की बेहतरी के लिए अगर आप समझते हैं कि हर साल इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए तो हम उससे दस्तबरदार होने के लिए तैयार हैं। हम उनके साथ मिल बैठ के आपस में कोई ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस्लाहात के लिए, निज़ाम के लिए अगर चैम्बर की इंतज़ामिया और अपोजिशन इकट्ठी बैठ सकती है तो पॉलिटिशियन भी, अगर हुकूमत, मौजूदा हुकूमत भी और अपोजिशन भी इकट्ठा, उसको बैठना चाहिए। इफ्तिखार शबीर साहब बहुत अच्छी बात उन्होंने की है। इस्लाहात के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए वो मिल बैठने के लिए तैयार हैं। तो टैक्स निज़ाम में फिर किस तरह हम बेहतरी ला सकते हैं, क्या प्रपोजल है आपके पास? टैक्स निज़ाम में तो बेहतरी इसी तरह आ सकती है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो टैक्स रेट्स हैं उनको रिड्यूस किया जाए। नहीं, ये कौन कौन से डिबेट कहाँ पे, कौन से लेवल पे होने चाहिए? चैम्बर्स लेवल पे होने चाहिए, यूनियंस लेवल पे होने चाहिए, एसोसिएशन लेवल पे होनी चाहिए, मार्केट लेवल पे होनी चाहिए, या सेक्टर वाइज इसकी डिबेट होनी चाहिए इस निज़ाम को बेहतरी? सही है कि मार्केट लेवल पे आप कहेंगे तो वो तो छोटा लेवल हो जाएगा। चैम्बर लेवल पे होनी चाहिए, बार लेवल्स पे होनी चाहिए, इनकी भी कोई कलेक्टिव मीटिंग्स होनी चाहिए। अगर छोटी मार्केट्स हैं, उनके जो चेंबर वाले हैं उनको कॉन्फिडेंस में लें, उनके सदूर को बुलाएं चेंबर में, उनको कलेक्टिवली सारे को डिसीजन लें, तो इस तरह की बेहतरी लाई जा सकती है। यानी कि थोड़ा थोड़ा करके इसको बेहतर किया जा सकता है, छोटा छोटा करके सेक्टर वाइज किया जा सकता है। अच्छा, कौन सा ऐसा सेक्टर है हमारे इस, क्योंकि टाइम कम है प्रोग्राम का, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रिलीफ की इस मौजूदा हालात में? मौजूदा हालात में तो काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर है, उसको भी रिलीफ की ज़रूरत है। फार्मास्यूटिकल है, उसको भी रिलीफ की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखें कि एक आम आदमी की पहुंच से दवाइयाँ भी अब बाहर हो चुकी हैं। इतनी ये दवाइयाँ खुद डिस्ट्रीब्यूटर ने की है महंगी या हुकूमत ने की हैं? हुकूमत ने नहीं की, लेकिन जाहिर है कि उसके ऊपर कई मेडिसिन ऐसी हैं जिसके ऊपर सेल्स टैक्स भी है। हालांकि उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि मेडिसिन के ऊपर सेल्स टैक्स लिया जाए। आशिक साहब, आप इत्तेफाक करते हैं इसमें जो मेडिसिन है जो सबसे ज़्यादा ये टैक्सेस की वजह से महंगाई है या डिस्ट्रीब्यूटर की, इनकी मैन्युफैक्चर की वजह से महंगाई है ज़्यादा? सर देखिए जी, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उनकी अपनी मोनोपोली है जो जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी हुई है। बेसिकली जो सेल टैक्स है वो लाइफ सेविंग ड्रग्स पे नहीं है, जो विटामिन मिनरल्स जैसी चीज़ें हैं उस पर सेल टैक्स लागू है। बेसिकली जो महंगाई है वो हमारे यहाँ पे जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं वो उस पर गैर फाल हैं। वो गैर फाल है, हर किसी का अपना रेट है। एक जगह से दवाई लें, वो जहाँ एक 300 रुपये का एक पत्ता आता है, वो दूसरे मेडिकल पे जाएं तो वही पत्ता उसको 550 का मिल रहा होता है, क्योंकि रेट एक नहीं है, हर किसी का अपने रेट है। चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। हमारे जो यहाँ पे कमिश्नर, DCOs, दूसरे प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं, वो काम नहीं करते। वो चेक करें कि भाई ये रेट जो दे रहा है, ये क्वालिटी जो दे रहा है। ये भी सुना जाता है जी हाँ ये यहाँ पे मेडिसिन एक नंबर नहीं है, यहाँ से आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं वो हो रहा है, जो आप बड़े स्टोर से लेंगे वो एक नंबर होगी। तो ये लोगों के अंदर जो कंट्राडिक्शन है चीज़ों के अंदर, भाई ये यहाँ से लेनी है चीज़, यहाँ से लेनी, ये ख़त्म हो। लोगों को क्वालिटी फूड प्रोवाइड करें और प्राइजेस जो है सस्टेनेबिलिटी हो। देखिए पेट्रोल बढ़ता है 1 रुपया, किराया 5 रुपये पर स्टॉप बढ़ा देते हैं। तो इस तरह जो पेट्रोल कम होता है किराया वहाँ खड़े रहते हैं, महंगाई वहाँ पे रहती है। ये हुकूमत का काम है कि जो उन्होंने ये ऑफिसर्स बनाए हुए हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ बनाई हुई हैं, कि वो चेक एंड बैलेंस करें। ये रियासती इदारों का काम है, हुकूमत तो डायरेक्शन देती है ना। जो इदारे हैं जो हुकूमत से तनख्वाहें वसूल करते हैं उनका काम है कि वो चेक एंड बैलेंस करें। इन्होंने सारी मसनूई महंगाई बढ़ाई हुई है और बात सुनी पड़ती है। वैसे कमेटी आशिक साहब, जिस तरह टैक्स में हमारे सेक्टर में कोई कहीं पे जिस तरह वो इफ्तिखार साहब कहते रिलीफ की ज़रूरत है, ऐसी कमेटी ताजर बरादरी पे और टैक्स कलेक्टर के दरमियान, टैक्स बार के दरमियान ऐसी कमेटी भी होनी चाहिए जो ये मुआवजा करे, चेक करे कि उन से सेक्टर में टैक्सेस की वजह से ज़्यादा वो कमज़ोर हो रहा है, कौन सा सेक्टर अरूज पर जा रहा है, इसको टैक्स ज़्यादा करने की ज़रूरत है, इसको कम करने की ज़रूरत है। आप इस इत्तेफाक करते हैं? जी सर, मैं इत्तेफाक करता हूँ। ऐसी कमेटी लास्ट बजट में बनाई भी गई थी, ठीक है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, जिसमें बार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो हमारे हैं अपना FBR के नुमाइंदे मिलकर बैठेंगे। अगर किसी को टैक्स से डिसएग्री होता है तो अपील करने से पहले वो उस अपने फोरम में जाके अपना केस पुट करे। यानी कि फाल हुई, फिर वो फाल नहीं हुई, ये असल प्रॉब्लम ना वो फाल हुई, ना हमारा BT भी फाल हुआ, ना हमारा टैक्स निज़ाम फाल हुआ। हम पॉलिसीज बनाते हैं, असल में वो है पॉलिसी हमारी वही है, बस जो है
उसी से खींच लो सारा कुछ, उसी का खून निचोड़ लो। हमने लास्ट नए लोगों को टेस्ट नेट में लाने की ज़रूरत नहीं है, मौजूदा से ही टारगेट पूरे करने हैं। अगर ये हमारी सीमत दुरुस्त हो जाए, हमने टैक्स बेस को बढ़ाना है, जो टैक्स कलेक्टर है उसकी ये नियत हो जाए एक जो मौजूदा दे रहा है उससे वैसे 5% 10% सालाना ज़्यादा लेने, लेकिन नए टैक्स पेयर को लाए तो ये टारगेट भी पूरे हो सकते हैं और टैक्स निज़ाम में बेहतरी आ सकती है। आशिया साहब आपको बहुत शुक्रिया, राय साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इफ्तिखार शबीर साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।